हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं जो मैथ की टीचिंग मेथड से संबंधित प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी एक तरह से बोल सकते हैं गणित की शिक्षण विधियाँ, चाहे आप प्राइमरी से हो या अपर प्राइमरी, यानी 1 to 5 या 6 to 8 या लेवल फर्स्ट बोल सकते हैं या लेवल 2, तो दोनों के ही मोस्टली टॉपिक कॉमन होते हैं, यानी समान ही होती हैं एक तरह से। तो आप किसी की भी शिक्षण विधियाँ पढ़ लीजिएगा, वो एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो दोनों ही लेवलों में किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस में टॉपिक वाइज पूछे गए हैं वो देख रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक लगता है गणित की, जो गणित की है प्रकृति एवं तर्क शक्ति। तो इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देख रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है गणित विज्ञान है, तो गणित विज्ञान कैसा है, तो हम ये कहें गणनाओं का हो जाएगा, यानी जो गणित है वो गणनाओं का विज्ञान है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है गणित की जो नेचर होती है या प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो हम ये कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो तार्किक होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, हम ये कहेंगे उसमें पाठ्य वस्तु और भाषा एवं शैली और जो भी पुस्तक है उसकी जो आकृति है ये सभी मायने रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 4 नंबर इस प्रकार पूछा है, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित क्या है। ओवरऑल देखे सभी ऑप्शनों को तो हम कहेंगे ये आपका अमूर्त विज्ञान होता है, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये आपकी रीट 2018 L1 में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो गणित में जो सामान्यीकरण का क्षेत्र होता है वो संकुचित नहीं होता है, तो फिर कैसा होगा, यहाँ पे या तो व्यापक होगा शब्द, अगर व्यापक नहीं है तो फिर इसका मतलब विस्तृत होगा, ये होता है ना कि आपका संकुचित, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही है, तो हम ये कहेंगे गणित की अपनी एक भाषा होती है, ये बात सही है। गणित के ज्ञान का आधार है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ये भी बात सही है। गणित का ज्ञान ठीक स्पष्ट तार्किक एक क्रम में होता है, ये भी बात सही। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो गणित की विशेषता को सही से नहीं दर्शाता है, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। जैसे अगर सी नंबर ऑप्शन को देखिए, गणित एक अमूर्त विज्ञान नहीं है ये कह रहा है, जबकि ये अमूर्त विज्ञान होता है, इस वजह से ही गलत हुआ है। बाकी सभी सही थे। जैसे गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, और बाकी गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, ये भी बात सही थी। गणित को संख्या व स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इस प्रकार इसमें से 3 नंबर ऑप्शन गलत था, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 8 है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास हो सकता है। ओवरऑल देखें तो चाहे आत्मविश्वास हो, तार्किक सोच हो या विश्लेषित सोच हो, ये सभी चीज़ों का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है, तो वो कर सकता है अभ्यास के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है। अगर आप इनमें से देखिएगा, तार्किकता तो होती है, व्यवस्थित भी होती है और बाकी संगठित होती है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। देखिएगा, गणित सार्वभौमिक विषय, ये बात सही है। ये कह रहा है गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों, यानी जो आपकी इंग्लिश तो नहीं दे रखी, इसमें एजम्स होगा शायद, ठीक है, ये होती है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। संकुचित नहीं होता, कैसा होता है, ये होता है व्यापक या विस्तृत। तो ये देखिएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा था 2016 में, और देखिएगा यही क्वेश्चन कॉपी कर दिया था 2018 रीट L1 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो ये 2018 में पूछा था सेकंड ग्रेड में। तो हम कहेंगे गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र है वो सीमित होता है, ये कहना गलत होगा, वो ये व्यापक या विस्तृत कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 13वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गणित के मौखिक कार्य की विशेषता की दृष्टि से असत्य है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। इसमें से सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मौखिक गणित से युक्तिपूर्ण तथा व्यवस्थित हल संभव नहीं हो पाते हैं, तो ये कहना गलत है, संभव हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है। अगर देखें तो हम कहीं गणित में जो सामान्यीकरण का क्षेत्र है वो सीमित होता है, जबकि होता क्या है व्यापक, तो इस वजह से ये गलत हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता। देखिएगा, समस्या समाधान हो सकती है, अमूर्त चिंतन हो सकता है, तार्किक चिंतन, लेकिन रटने में विश्वास, ये आपका गणित से संबंधित व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन
इस प्रकार पूछा है गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। देखिए शुद्धता होगी, परिणाम की निश्चितता होगी, मौलिकता होगी, लेकिन विषय की निश्चितता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होगी? तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये हो जाएगी कि ये मानसिक जो भी प्रक्रिया होगी उनका विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर है 18वां, कि गणितीय शिक्षा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे CV भीम संस्करण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है प्रोफेसर GN कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? ओवरऑल देखें तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गणित एक अस्पष्ट रूप से ज्ञान को प्रस्तुत करता है या प्रस्तुति करता है, ये वाला गलत हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 21 नंबर है, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप देखें तो ये निगमनात्मक होता है, विज्ञान ये कहना गलत होगा। ये आगमनात्मक होता है, यानी इंडक्टिव बोल सकते हैं, यानी इंडक्टिव बोलेंगे। ठीक है, वो ये आगमनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होता है? हम ये कहेंगे उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत ही मध्य करते हैं। ये क्या कर रहा है, यानी ये मध्य है ना, इसकी जगह आप ये कह सकते हैं सहायता करता है। तो देखिएगा, हम ये कहेंगे मूल जो गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधि संबंधित है। साइकोमोटर मतलब वही है मनोगत्यात्मक। तो इसमें से हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, जैसे केवल मॉडल निर्माण करना या मॉडल मेकिंग, या केवल रेखांकन करना या ड्राइंग करना, या केवल प्रकरण यानी मैनिपुलेटिंग करना, या मैनिपुलेटिंग बोल सकते हैं, जोड़ तोड़ करना, इस तरह से ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य है? ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा था। तो वही है, गणित में जो सामान्यीकरण का क्षेत्र है वो सीमित होता है, सीमित नहीं होता है, व्यापक होता है या विस्तृत। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाएगा? अगर देखिए तो मनोवैज्ञानिक होता नहीं है, सामयिक भी नहीं होगा, ना एकात्मिक, सर्पिल होता है यानी स्पायरल। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकती है? देखिएगा वही है रटने में विश्वास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी विशेषता गणित को एक वैश्विक विषय बनाती है? तो वो बनाई गणित की भाषा में एक रूपता। देखिएगा, ये हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं 28, ये गणित की प्रकृति और तार्किकता से पूछे हुए क्वेश्चन थे। अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे ये गणित की डेफिनेशन से संबंधित करेंगे, क्योंकि जो भी गणित की परिभाषा किन मनोवैज्ञानिक ने और कौन कौन सी दी हैं या प्रीवियस में किस प्रकार की बनी है, वो सभी दिखाई दे जाएंगे आपको इस वीडियो के अंतर्गत। जैसे कि पहले नंबर की डेफिनेशन पूछी है, देखिएगा ये पूछा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये आपके हॉगमैन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ये स्टेटमेंट किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रॉजर बेकन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये स्टेटमेंट किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो ये बेंजामिन पेरिक से संबंधित हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ आरंभ नहीं होती है अवश्य ही दोषपूर्ण होती है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? ये संबंधित हो जाएगा काम्टे द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 5 है कि गणित वह भाषा है जिसमें या जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये आपकी गैलीलियो का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये आपके प्लेटो से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। ये स्टेटमेंट संबंधित हो जाएगा रॉजर बेकन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय यह परिभाषा किससे संबंधित है? ये आपके मार्शल एच स्टोन से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 है, इसमें इस प्रकार पूछा है कि व्यापक पात्र की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। ये डेफिनेशन किससे संबंधित है? ये आपकी व्हाइट हैट
नहीं दी थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत जैसे नंबर थ्योरी बोलते हैं गणित की रानी है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? ये गॉस के द्वारा। किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा बेंजामिन पेरिक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 में, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? लेबनिज, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रोजर बेकन के अनुसार गणित क्या है? तो हम ये कहेंगे, ये ओवरऑल है ना, जैसे सभी ऑप्शनों को देखें तो 4 नंबर, सभी विज्ञानों का सी द्वार और कुंजी है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पर है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है, गणित यानी परिमाण शास्त्र है, इसका ये कथन किससे संबंधित है? तो ये आपके अरस्तु से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 15 नंबर है, ये इस प्रकार पूछा है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के अवसर प्रदान करता है, एक सुसुप्त आत्मा को चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है या कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये प्लेटो का है। गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है और ये गणित के विभिन्न तत्वों का ज्ञान देने इसके बाद ही आता है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये आपके सल्ट महोदय का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित की सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है गणित का महत्व बताने वाले। इस कथन का संबंध किससे है? ये आपके यंग से यानी यंग के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणाम को नहीं जानता वो सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये आपके सेल्फ ऑफ का संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है 19 नंबर, किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? ये स्टेटमेंट है नेपोलियन का। ये करीबन 3 से 4 बार पूछ लिया है एग्जाम, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। 20 नंबर क्वेश्चन है, गणित के सौंदर्यात्मक या कलात्मक महत्व को बताने वाले संगीत मानवता के अवचेतन का मन का यानी अवचेतन मन का अंग गणित है कि संख्याओं से संबंधित है। ये आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये लेबनिज से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने गणित के महत्व को नकारते हुए कहा था गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है? ये स्टेटमेंट विलियम हैमिल्टन से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणित सभ्यता का प्रतिबिंब। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? हॉगमैन से। गणित एक भाषा है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये आपकी जे बिलार्ड गिब्स का है। तो हमने 2 टॉपिक देख लिए थे, तीसरा देख रहे हैं पाठ्यक्रम में। अगर गणित का महत्व एवं सामुदायिक गणित ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। इनसे या प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। जिनमें से पहला है, प्राथमिक स्तर पर गणित यानी गणित का क्या महत्व होता है? तो हम कहेंगे मानसिक होगा। क्रियात्मक गणित का महत्व क्या होता है? तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष अनुभव हो या अवधारणा का स्पष्ट या स्थायी होना हो या स्वयं करके, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण का किस विषय में ज़्यादा महत्व होता है? तो वो सभी हो जाएगा, चाहे समुदाय हो, विज्ञान हो, सिद्धांत हो, तर्क, सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह कौन सा होगा? तो वो समाज हो या सामाजिक या आप आर्थिक, इन दोनों में ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगी। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? वो होता है व्यवहारिक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन है गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका संबंधित हो जाएगा गणित के सामाजिक मूल्य को। ये पहले तो रीट 2018 में पूछा था, नहीं पहले तो नहीं कहेंगे, ये एक सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, ये रीट में पूछ लिया है ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि 2010 में पूछा, फिर सेकंड ग्रेड 2016 में, फिर इसी रीट में कॉपी कर दिया है ऐसे बोल सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अभ्यास का कार्य प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? ये गणित यानी गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? वो सभी का होगा, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या होगा? वो होगा व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य होगा? वो होगा विद्यार्थियों की संख्या और जो भी विद्यार्थी संख्या और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, ये वाला स्टेटमेंट है वो गणित के शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य हो जाएगा, यानी संकुचित है, और बाकी ये सभी व्यापक थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता इसमें से नहीं है। तो ये क्वेश्चन बोनस किया गया था,
देखिएगा, ये बोनस इसलिए किया गया था कि शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है वो पूछा था। जैसे जीवन से संबंधित होना ये होता है, परीक्षण योग्य होना चाहिए ये भी है, व्यवहारिक पदों यानी ये पद ही है ना, पदों में होना चाहिए ये भी बात सही हो जाएगी, और विशिष्ट होनी चाहिए ये भी बात सही है। ये सभी सही थे, गलत कोई नहीं था, इस वजह से बोनस किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह कैसा है। तो हम ये कहेंगे इसमें जो भी विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है और जो भी तर्कात्मक सोच विकसित करता है और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, इस वजह से उपयोग सभी इसका राइट आंसर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। हम कहेंगे पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्न हो, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर सुल्ट जी के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। वो हो जाएगा मानसिक शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 15 भाई हॉगमैन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, ये गणित के किस मूल्य से संबंधित है। ये आपके सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 16 भाई गणित का अनुशासनात्मक मूल्य है क्योंकि हम ये कहेंगे ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, सूत्रों में सरलता, गणितीय परिणामों की पुष्टि, गणितों में निष्कर्ष शोध निकालना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट है 17वां कि समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर निर्भर हैं, यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है। तो ये संबंधित हो जाएगा सामाजिक मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 18 है गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूलन नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है। ये हो जाएगा अनुशासन संबंधी मूल्य। निम्न में से गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, हम ये कहेंगे साइकिल चलाने से संबंधित है क्योंकि इसमें फिजिकली चीज़ें आवश्यक होंगी ना कि आपकी मानसिक, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर है गणित में अभ्यास कार्य से मुख्यतः सहायता मिलती है, किसको मिलती है। तो हम कहेंगे समस्याओं को हल करने में जो भी करने की गति में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता। तो ओवरऑल देखें रटने में विश्वास, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा कि समुदाय का सामान्य अर्थ क्या होता है। हम ये कहेंगे व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो एकता के साथ साथ एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ है, एक समूह में रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए समुदाय का सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जा सकते हैं, तो ये डेफिनेशन किससे संबंधित है, ये डेविस की हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन है गणित विषय को रोचक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उचित होगा। तो वो होगा गणित को सामुदायिक गणित से जोड़कर पढ़ाया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि सामुदायिक गणित की कौन सी सीमा होती है यानी कमी बतानी है, लिमिटेशन, तो ये सभी हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति की पहली संबंधी यानी पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये कहेंगे वे प्रत्येक जाति की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा जो गणित की परिभाषा होती है उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य में शुद्ध शब्दावली का उपयोग हेतु बढ़ावा देती है, इस शब्दावली को जाना जाता है, इसे कहते हैं गणित शिक्षण में भाषा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है, जैसे 306, 406, 408, 4020, इनमें से इसे किस प्रकार पढ़ा। 30-6 यानी बच्चे ने पढ़ा 30-6, 40-6 और 40-8 और फिर कहेंगे 40-20 ऐसे पढ़ा। तो बताइए बच्चे ने कौन सी त्रुटि का कारण होगा। ये हम ये कहेंगे कि जो भी छात्र है स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग किसे माना जा सकता है। तो हम कहेंगे मौखिक गणित को, इसमें से गणित की भाषा होगी, ये स्टेटमेंट संबंधित हो जाएगा संकेतात्मक। नेक्स्ट देखिए गणित की भाषा निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इन सभी का कर सकते हैं उपयोग, तो इनमें से कोई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखिए गणित की भाषा का अंग कौन सा होगा, इसमें से ये सभी हो जाएंगे, संकेत हो, संख्या चर हो या सूत्र हो, उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर है कि गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। तो वो संबंधित हो जाएगी भाषा की एकरूपता। गणित की भाषा कैसी होती है, गणित की भाषा सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त होती है, स्पष्ट होती है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। गणित की भाषा कैसी होती है, वो ये सूत्र के रूप में होती है, चिन्ह के रूप में होती है, संकेत के रूप में, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कक्षा में गणित भाषा में निपुणता निपुणता को निम्नलिखित में क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा है बढ़ाया जा सकता है। ये किससे संबंधित बात हो रही है, यानी गणित भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्या को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे रोजमर्रा की जो भाषा हो गई, फिर उसका गणितीकरण की स्थिति भाषा, फिर
जो भी गणितीय समस्या का समाधान विभाषा पर प्रतीकात्मक, इस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब आती है मैथ की टीचिंग मेथड। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो रही है इसका, तो आप क्या करेंगे। ये सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा था। इसका मतलब विषय वस्तु पर शिक्षा अधिगम व्यूह रचना में परिवर्तन कर पुनः पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। हम ये कहेंगे सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करता है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो विद्यार्थी में गणितीय संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। तो वो हो जाएगा मौखिक कार्य। नेक्स्ट देखिएगा, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है, इसे संश्लेषण विधि कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी विशेषता संश्लेषण विधि की नहीं है। ये 2010 में सेकंड ग्रेड में पूछा था। इस विधि से अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं तब सही होता है। बाकी ये स्टेटमेंट इसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, ये किस शिक्षण विधि का प्रयोग होगा, ये संश्लेषण विधि से संबंधित होगा। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी अज्ञात से ज्ञात की ओर कह सकते हैं शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, जबकि संश्लेषण विधि होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाता है। तो देखिएगा, संश्लेषण विधि का प्रयोग है निम्नांकित के पश्चात किया जाता है, यानी ये है कि पहले हम संश्लेषण विधि का विश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे, फिर विश्लेषण विधि का मतलब टुकड़े टुकड़े करेंगे, फिर उसे संश्लेषित विधि के द्वारा जोड़ेंगे। तो निश्चित तौर से इसमें विश्लेषण विधि होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्लेषण विधि में शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत के अनुरूप होता है। तो विश्लेषण विधि में जो भी शिक्षण और अधिगम प्रदान करना होता है वो आपके थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा था। गणित शिक्षण की कौन सी भी ऐसी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात, यानी वो ये विश्लेषण हो जाएगा। कहाँ पर ये रहे, क्योंकि अज्ञात से ज्ञात जाएंगे तो हो जाएगा विश्लेषण। अगर हम ज्ञात से अज्ञात में जाएंगे तब हो जाता है संश्लेषण। तो इसका तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है केल विधि के जन्मदाता कौन है, तो वो हो जाएंगे, इसमें का दे रखा है क्या, इसमें कोई नहीं दे रखा है, वो हो जाएंगे हेनरी कॉल्डवेल कुक। हालांकि शॉर्ट में याद रखो कुक, इसी से संबंधित है केल विधि के जन्मदाता। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं होगा, ये कुक ही होगा। ठीक है, प्रॉबल भी कहलाते हैं केल विधि के, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब जन्मदाता पूछी जाएगी ना आने को, तो इसमें एक और मनोवैज्ञानिक नाम आता है, लेकिन हम उसका नाम इसलिए नहीं देते क्योंकि प्रवर्तक आपके कुक ही माने जाते हैं, इस वजह से। तो इस वजह से इसका ऑप्शन कोई नहीं होगा, क्योंकि बोनस किया गया था, क्योंकि कुक होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगमन विधि निम्न में से किस गुण के लिए उपयुक्त होती है। तो वो सूत्र स्थापित किया जाता है लास्ट में। ये 4 स्टेप होते हैं आगमन विधि के, जो लास्ट वाला होता है सूत्र स्थापित करता है, यानी सूत्र फॉर्मूला एक तरह से। 3 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव उदाहरण तथा प्रयोगों का भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट संबंध हो जाएगा आगमन विधि से। इनमें आगमन विधि के सोपान का सही क्रम क्या है, ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, फिर सामान्यीकरण, लास्ट में जाकर परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गणित शिक्षण की आगमन विधि से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा नियम से उदाहरण, क्योंकि विशिष्ट से सामान्य हो जाएगा, मूल से अमूर्त हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। लेकिन नियम से उदाहरण होता है, ये निगमन विधि का सूत्र होता है, न कि आपके आगमन का। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होगी। ओवरऑल देखें तो सूत्र स्थापित करने में ही होगी। आगमन विधि उपयुक्त है तो हम ये कहेंगे सूत्र स्थापना करने में। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत है वो निगमन विधि से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट से सामान्य जाएंगे तब आगमन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का एक सूत्र नहीं है। सामान्य से विशिष्ट होता है और सूक्ष्म से स्थूल हो जाएगा, सूत्र से उदाहरण हो जाएगा, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म होता है, ये आपके आगमन का होता है विधि का, ना कि निगमन विधि का। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गणित में किस विधि के हम प्राय सूत्र तथा नियमों की बात करते हैं या सहायता लेते हैं, ये संबंधित होगा निगमन विधि का। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, वो आगमन निगमन विधि मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ओवरऑल देखें शिक्षक सबसे सक्रिय रहता है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, तो वो हो जाएगी प्रायोजना विधि। किसने कहा था कि प्रोजेक्ट एक स्वदेश प्रक्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, ये आपकी किलपैट्रिक से संबंधित स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, वो हो जाएगी प्रायोजना विधि। नेक्स्ट देखिएगा, ये अभी स्टेटमेंट किया था वही हो जाएगा, यानी किलपैट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना हो जाएगी, तो वो व्याख्यान व्यू रचना हो जाएगी, जिसमें टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट इनएक्टिव रहते हैं। एक है छोटी कक्षा में गणितीय विषय की रुचि उत्पन्न करने के लिए या पढ़ाने का तरीका कौन सा होगा, वो होगा मनोरंजन एवं खेल से संबंधित।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला संबंध यानी प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है। ओवरऑल देखा अनिश्चितता से निश्चितता की ओर ये वाला संबंध नहीं होगा। बाकी स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात वो करो वो देखो। छात्रों की गणना गति प्राप्त की जा सकती है तो वो अभ्यास के थ्रू। नेक्स्ट है प्रायोजना विधि के अव्यवस्थित सोपान दिए नीचे दिए जा रहे हैं, तो इन्हें आप तार्किक क्रम में लगाइएगा। देखिएगा पहला स्टेप, हालांकि इसमें आंसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, फिर उसके बाद हम जो भी प्रोजेक्ट है उसका चुनाव करेंगे या उद्देश्य निर्धारण करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट का योजना बनाएंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, फिर उसका हम कार्य यानी योजना अनुसार कार्य करेंगे, फिर उसके बाद मूल्यांकन करेंगे, लास्ट में जाकर लेखा जोखा होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अब वो ये प्रायोजना विधि के तार्किक क्रम लगाई के जो ऊपर लगाया था वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा कि अब नेक्स्ट टॉपिक आता है 6 नंबर, गणित शिक्षण की समस्या और त्रुटि विश्लेषण। ये टॉपिक लगता है, तो इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बने वो देखते चलिएगा। ये पूछ रहा है विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उसे कहते हैं गणित में त्रुटि विश्लेषण। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत किए जाने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है 3 नंबर, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। हम ये कहेंगे सभी विषयों के साथ गणित का निकट संबंध होगा, ये कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से अक्षमता के प्रकारों में बच्चों की सिर्फ गणितीय तार्किक कार्य में समस्या होती है, उसे क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया। गणना संबंध डिसेबिलिटी को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण होगा, वो संबंधित होगा 6 संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय बताइए जिसका माध्यिका 4 हो। तो ये आपकी ओपन एंडेड कह सकते हैं प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है समिति के राय। देखिए समिति के पाठ्यक्रम निर्माण में अच्छी तरह से नहीं दर्शाया जाता है, तो ये हो जाएगा गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकल्पनाओं में समस्या हो रही है तो उसमें असमता हो सकती है, जिसका नाम देंगे उसे कहेंगे गणितीय अक्षमता को डिस्कैलकुलिया। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ये क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करेगा विश्लेषण और संश्लेषण करने में। कक्षा 6 में अध्यापक ने एक रचनात्मक यानी फॉर्मेटेड मूल्यांकन FE कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया, यानी हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली हैं। FE के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य का मूल्यांकन क्या, यानी उद्देश्य मूल्यांकन करना, ये किससे संबंधित होगा, ये विश्लेषणात्मक होगा। नीचे दिए देखिएगा लास्ट टॉपिक बचता है ये गणित शिक्षण में मूल्यांकन का योगदान। इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और देखते चलिएगा प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी ने कितना समझा है और इस आधार पर यह तय किया जा सके प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। ये स्टेटमेंट संबंधित है, इसे बोलेंगे सूचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर इसका पीछे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो वो होता है ज्ञानात्मक। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। हम ये कहेंगे विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, ये संबंधित नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी, तो ये सभी होंगे विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है, हम ये कहेंगे परीक्षण को समय पर यानी समय पर प्रयुक्त करने पर ही परिणाम में भिन्नता ना दी, तब हम कहेंगे विश्वसनीयता। यानी एक सा रिजल्ट आए सभी जो भी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षण का उद्देश्य का मापन करे और जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो इसमें नहीं तो होगा। ओवरऑल कहें तो कहीं ना कहीं वैधता ही संबंधित है, जिस मापन के लिए बनाया जाए उसी मापन को करे तो वैधता के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करके या उसे आंकने की बात कही जाए। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये आपका क्वार्टर वी गुड से संबंधित हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यता, रुचि, अभिवृत्ति, क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है, उसे बोलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिएगा, एक रससजगता के विकास में किस प्रक्रिया या क्रिया का सर्वाधिक योगदान रहेगा, तो इसमें से सभी का रहेगा। ठीक है, तो इसमें से इसलिए बोनस किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निबंधात्मक प्रश्न का उदाहरण होगा। हम कहेंगे सरल रेखा परिभाषित कीजिए और इस परिभाषा से सिद्ध कीजिए कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं एक साथ ले लिया जाए
तो वो तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती है। ये निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से बताइए कौन सा गणित में मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे गलती होने की स्थिति मानसिक निस्तीरीकरण कठिन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 12वें नंबर का है, ये कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या होता है। तो इसमें होते अभिव्यक्ति का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, यदि एक परीक्षण को एक समूह पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए तथा हर बार समूह के छात्रों के अंकों में निश्चितता रहे तो ये किस प्रकार की विशेषता निहित होती है। ये विश्वसनीयता कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, इनमें से कौन सा कथन यानी विकल्प है वो गलत है, वो चूज करना है। देखिएगा इसमें से हो जाएगा मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है। तो वो होता है उद्देश्यों से। कौन सा कार्य है वो अध्यापक से संबंधित नहीं होगा। ओवरऑल देखें बजट बनाना ये कह सकते हैं टीचर का काम नहीं होता है। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम क्या होगा। ओवरऑल कहें तो पहले तो हम उद्देश्यों का चयन करेंगे, फिर उसके बाद परिस्थिति की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद मूल्यांकन की जो विधि है उनका चयन करेंगे, फिर उसके मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करेंगे, फिर लास्ट में जाकर प्रमाणों की व्याख्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक परीक्षण जिसके गुण के मापन के लिए वो बना है वह उसी गुण की माप करता है। परीक्षण की उस कसौटी को क्या कहा जाता है, वैधता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। हम कहेंगे ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, चाहे वो दार्शनिक हो, मित्र हो, परामर्श हो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अभी ज्ञानात्मक चित्र का अति उन्नत लक्ष्य कौन सा होगा। तो वो मूल्यांकन ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित होगा। ये भावात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। वो वैधता के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। तो हम कहें केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि व्यावसायिक उपभोक्ता कार्यों, सामाजिक मनोरंजनात्मक एवं घरेलू कार्यों में आवश्यकता अनुसार गणित का प्रयोग करना कहलाता है। इसे बोलते हैं हम प्रकारात्मक गणित। ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा था। एक क्वेश्चन नंबर 25 है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां तथा संदर्भ को फिर द ब्लैंक्स को दर्शाने में 5 तरीके हैं। ये किससे संबंधित है, गणितीय चिंतन एवं विचार से। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होते हैं। हम कहेंगे अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचाना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का या के प्राचलन होगा या होंगे। हम ये ओवरऑल देखेंगे तो ये कहेंगे अंक की घड़ी तथा सदृश घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक और चौथाई घंटा AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड में सम्मान। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान होगा, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच करने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है, उसे बोलते हैं मौखिक परीक्षा। जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, उस मूल्यांकन को क्या कहेंगे, वस्तुनिष्ठता। घटना प्रपत्र है, ये आपका एनेक्डोटल आलेख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक रूप किसने प्रस्तुत किया था, डॉक्टर BS ब्लूम ने। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता होती है, ये सभी होंगे क्योंकि इसमें विश्वसनीयता भी होती है, वैधता, वस्तुनिष्ठता। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय कैसे करेंगे, हम करेंगे मूल्यांकन से। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व होता है, तो वो होंगे, ये सभी हो जाएंगे, उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन, अनुभव। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल होते हैं तो ये सभी हो जाएंगे सत्य वाले, यानी सत्य असत्य वाले, बहुविकल्पी और वर्गीकरण वाले। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है, ये सभी हो जाएगी। प्रश्न की भाषा सरल, बोधगम्य हो और स्थानानुसार हो और प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर है, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रिया और संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। ये निरीक्षण प्रविधि की विशेषता है कि पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। प्राप्त ज्ञान का उपयोग हेतु मूल्यांकन का निकटतम संबंध होगा, वो होगा इन सभी से। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है, वो होगी निरंतरता का। डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, ये सभी संबंधित हो जाएंगे। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, हम कहेंगे समय विशेष पर विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य का निष्पादित किया है उसका पता लगाना होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है, वो हो जाएगी नकारात्मकता। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निबंधात्मक प्रश्नों या निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण नहीं होगा, वो हो जाएगा सरल रेखा को परिभाषित कीजिए। क्योंकि देखिएगा ये निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न है, ये पूछा है, मैंने गलत पढ़ दिया, नहीं यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो, क्योंकि ये हमने अभी क्वेश्चन किया था।
बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है तथा कितना अभी करना है, उसके विवरण में कितना संशोधन हुआ और कितना संशोधन होना शेष है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये डॉक्टर राम सकल पांडे से संबंधित है। आधुनिक परिचय बालकों को मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है। ये स्टेटमेंट आपके SC स्टैंड से संबंधित है।